नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग वन दरोगा का तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। यह टॉपिक है पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र। इको सेंसिटिव जोन इसको बोलते हैं। और इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इससे संबंधित जो प्रश्न वन दरोगा की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वन दरोगा की जो परीक्षा है वो संभावना है कि 15 अप्रैल के बाद और लास्ट अप्रैल के बीच में ही होने की संभावना है, तो इसलिए अभी 1 महीने का पूरा पूरा टाइम है। तो हम लोग चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो इको सेंसिटिव जोन है। इको सेंसिटिव जोन ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। मतलब इस क्षेत्र की घोषणा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। जो इको सेंसिटिव जोन है वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो इसके लिए जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं, संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य के जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वो सीमा होती है, जैसे मान लीजिए ये जगह है जो संरक्षित क्षेत्र हो सकता है, राष्ट्रीय क्षेत्र हो सकता है, राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है, वन्यजीव अभयारण्य हो सकते हैं। तो इनकी जो सीमा होती है, ये जो सीमा है उसके बाहर का जो क्षेत्र है, इस एरिया को घोषित किया जाता है इको सेंसिटिव जोन। ये वाले एरिया इको सेंसिटिव जोन कहलाते हैं। अब इसको घोषित कौन करता है? वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय घोषित करता है। इसका उद्देश्य क्या है? जो इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाते हैं, इसका उद्देश्य ये है कि जो जैव विविधता है, जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करने के लिए इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। इको सेंसिटिव जोन ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत अधिसूचित किया जाता है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि इको सेंसिटिव जोन किस धारा के अंतर्गत या अधिनियम के अंतर्गत घोषित किया गया है? तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना ये 2002 से 2016 के में भी शामिल है। और राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का जो कार्यकाल था वो 2002 से 2016 के बीच का था। वन्य जीव संरक्षण रणनीति, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2002 के अनुसार जो इको सेंसिटिव जोन होते हैं उनका जो एरिया होता है वो 10 किलोमीटर है। मतलब जो इको सेंसिटिव जोन जो घोषित किए जाएंगे, ये जो एरिया है, ये एरिया आपके संरक्षित क्षेत्र, जैसे ये जो एरिया है मान लीजिए ये संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय क्षेत्र या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य हो सकते हैं। तो इसकी जो बाउंड्री होती है, इसके बाहर का जो 10 किलोमीटर का पेरीफेरी होता है या रेंज होता है, उस एरिया ये 10 किलोमीटर, ये सारे एरिया को जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू द 2011 के सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ये 10 किलोमीटर का रेंज डिसाइड किया गया था। आज के टाइम में चीज़ें अलग हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे चल करके। तो जो वन्य जीव संरक्षण रणनीति है उसके अनुसार 10 किलोमीटर के रेंज को जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। और इसको घोषित कौन करता है? ये केंद्र सरकार करता है। कौन सा मंत्रालय घोषित करता है? वो हमने आपको बता दिया, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय घोषित करता है। ये इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत आता है या इन सीटू संरक्षण में मदद करता है। इन सीटू और एक्स सीटू ये प्रजातियों के संरक्षण के दो विधियां हैं। एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। अब इन सीटू क्या होता है? इन सीटू ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जिस चीज़ की उत्पत्ति हुई वहीं पर उनको संरक्षण दे करके उनको बढ़ावा दिया जाए। कहने का मतलब है जहाँ कोई चीज़ पैदा हुई और उसी जगह को वो इन्वायरमेंट दे करके उसको बढ़ावा दिया जाए, तो वो इन सीटू के अंतर्गत आता है। इन सीटू के अंतर्गत आता है। जैसे असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो
असम में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो वहाँ पर इनको संरक्षण प्रदान किया गया, उस एरिया को प्रोटेक्ट किया गया, तो ये इन सीटू के अंतर्गत आएंगे, इन सीटू के अंतर्गत आएंगे। अब बात कर लेते हैं एक्स सीटू क्या है। ई एक्स एस आई टी यू। एक्स सीटू के अंतर्गत क्या है कि जैसे जो चिड़ियाघर होते हैं, चिड़ियाघर होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो लखनऊ में भी है, कानपुर में भी है, तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो जानवर होते हैं, ठीक है, या पक्षी होते हैं, उनको लाया जाता है और एक एटमॉस्फेयर दिया जाता है उनको, उस एटमॉस्फेयर में उनको रहने की व्यवस्था की जाती है। उसमें शेर भी हो सकते हैं, बाघ भी हैं, ठीक है, भालू भी है, पक्षियाँ कई तरह के हैं, सर्प हैं और कई सारी चीज़ें हैं। तो ये कहीं से लाए गए और ला करके पर्टिकुलर एक एरिया में इनको स्थापित किया गया और वो इन्वायरमेंट दिया गया, ठीक है। मतलब जैसे वो उनका जो परिवेश है उस हिसाब से उन उतने एरिया को डिवाइड किया गया और फिर उनको वहाँ पे रखा गया। तो इस तरह के जो संरक्षण प्रदान किए जाते हैं वो एक्स सी टू के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि एक स्थान से ले जाकर के किसी दूसरे स्थान पर उनको संरक्षण प्रदान करना, वो एक्स सी टू के अंतर्गत आते हैं। अभी जैसे जो चीता लाए गए हैं भारत में, वो नाइबीबिया से लाए गए थे, 8 चीता लाए गए हैं और वो कुनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे छोड़ा गया है। तो ये एक्स सी टू के अंतर्गत आएंगे क्योंकि ये लाए दूसरे जगह से गए हैं और इनको संरक्षण भारत में प्रदान किया जा रहा है कुनो नेशनल पार्क में। अफ्रीका से भी बाहर लाए जाएंगे, वो भी एक्स सी टू के अंतर्गत ही संरक्षण प्रदान किया जाएगा। दो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने जो 21 राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य को ईसीजेड के रूप में घोषित करने का निर्देश दिया था, जिसकी सीमा 10 किलोमीटर निर्धारित किया था। मतलब इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित करने का जो है मंत्रालय को आदेश दिया था या भारत सरकार को आदेश दिया था। तो ये 2011 में किया गया था। और कितने इसमें राष्ट्रीय पार्क थे? टोटल 21 राष्ट्रीय पार्क थे भारत के, और वन्य जीव अभ्यारण्य मिला करके इनको 10 किलोमीटर एरिया को प्रोटेक्ट करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। मतलब जहाँ इनकी सीमा खत्म होती है उससे 10 किलोमीटर एरिया को प्रोटेक्ट करना था। ये 2011 के अनुसार ऐसी व्यवस्था की गई थी। अभी हाल ही में जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक गाइडलाइन दी इसी के संदर्भ में, इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में। उसमें क्या हुआ कि ये जो इको सेंसिटिव जोन थे वो 10 किलोमीटर एरिया थोड़ा सा बहुत ज़्यादा था, और ये व्यवहारिक रूप से कई सारी समस्याएं आ रही थी व्यवहारिक रूप से इम्प्लीमेंट करने में। जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रीय पार्क है या वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो शहर से 10 किलो शहर के पास में है, ठीक है। मान लीजिए 3 किलोमीटर दूरी पे है, 5 किलोमीटर दूरी पे है। तो अब वहाँ पे अगर 10 किलोमीटर उनको प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा तो शहर तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करने के बाद बहुत सी सारी गतिविधियों पर रोक लग जाएगी, तो वो शहर ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से कई सारी समस्याएं आ रही थी। तो इसी के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने जून 2022 में एक फिर फैसला दिया कि 2011 के अनुसार केवल 21 राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्यों को 10 किलोमीटर एरिया में प्रोटेक्ट करने की बात की थी। और जो जून 2022 में जो फैसला आया, इस पर एक केस हुआ था, उसके बाद जो फैसला आया, तो भारत में जितने भी संरक्षित वन हैं या राष्ट्रीय पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, इनकी सीमाएं जहां से ख़त्म होती हैं उससे कम से कम 1 किलोमीटर एरिया को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित करना अनिवार्य कर दिया। मतलब प्रश्न अगर ये बन जाए कि भारत सरकार ने कम से कम कितनी दूरी तक इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया या आदेश पारित किया, तो वो 1 किलोमीटर है, ठीक है, 2022 के अनुसार। उसके पहले जो 2011 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए 10 किलोमीटर एरिया था।
आज भी है, लेकिन यहाँ पे 2021 2022 के अनुसार एक चीज़ ये कर दिया गया है कि सभी जगह अनिवार्य कर दिया गया है कम से कम 1 किलोमीटर एरिया को। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब 2011 में एक केस दाखिल हुआ था, तो उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति, जिसको सीईसी बोलते हैं। और भारत सरकार का जो मंत्रालय था, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन दोनों को आदेशित किया था। जो केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर में इस कमेटी का गठन किया था। तो ये दोनों मिल करके, मंत्रालय और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति दोनों मिल करके जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपते, उसी रिपोर्ट के अनुसार उस पर सरकार सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देती। तो जो 10 किलोमीटर का एरिया का जो आया था, वो इन्हीं दोनों के रिकमेंडेशन के आधार पर ही आया था। जो केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति है और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इनके रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही 10 किलोमीटर जो इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो इन्हीं के रिकमेंडेशन पे दिया था। अब ये देते कैसे? तो हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में प्रधान मुख्य वन संरक्षक अधिकारी होते हैं। ये रिपोर्ट करते इनको, और ये अपनी रिपोर्ट सौंपते किसको? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को कहने का मतलब, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक अधिकारी होते हैं, वो रिपोर्ट केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को देते हैं और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को, और ये दोनों मिलकर के सुप्रीम कोर्ट को अपना इसमें क्या क्या किया जाना था सारा रिपोर्ट देते। तो सुप्रीम कोर्ट उसी के बेसिस पर फैसला देता, या उसी के बेसिस पर जो है डायरेक्शन देता, जो दिया भी 10 किलोमीटर का इसी के डायरेक्शन के आधार पर ही आया था। आगे देख लेते हैं, जो इको सेंसिटिव जोन होते हैं उसमें क्या चीज़ें, मतलब किन चीज़ों की अनुमति होती है, कौन सी चीज़ें प्रतिबंधित होती हैं, या कौन सी चीज़ें रेगुलेटेड फॉर्म में होती हैं। तो वो सारी चीज़ देख लेते हैं। जो प्रतिबंधित होती हैं, मतलब पूरी तरह से उस पर जो है उस एरिया में वो चीज़ें बैन होती हैं। जैसे जो खनन का कार्य होता है, जहाँ पर खनिज से संबंधित कार्य होते हैं, तो वो सारे कार्य यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंधित होते हैं। जो सॉमिल होते हैं, सॉमिल क्या होते हैं? सॉमिल ये धूल पैदा करने वाले होते हैं, जो जैव विविधता के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है इस क्षेत्र में। लकड़ी आदि का जो व्यावसायिक उपयोग होता है, उन चीज़ों को भी प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि लकड़ी कटाई नहीं की जा सकती इन क्षेत्रों में भी। विनियमित क्या है या रेगुलेटेड फॉर्म में जो एक्टिविटी होती हैं, उसमें वृक्षों का काटना, जैसे अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो राज्य सरकार या राज्य सरकार या जो सरकारें हैं वहाँ पे, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो वृक्षों के कटान के संदर्भ में डायरेक्शन दे सकती हैं। जैसे वहाँ पे मान लीजिए यूकलिप्टस के वृक्ष हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से हितैषी नहीं है, तो उनको काटने का आदेश दिया जाता है। तो ये, लेकिन ये सरकार की अनुमति से ही चीज़ें की जाती हैं, ऐसे नहीं की जा सकती हैं। जो वहाँ पे होटल या रिसॉर्ट्स बनाए जाते हैं, उन पर भी सरकार की अनुमति से ही, रूल रेगुलेशन से ही बनाए जाते हैं। जो बिजली के तारों का निर्माण किया जाता है, जो भी इलेक्ट्रिक फेंसिंग की जाती है, उस पर भी कहाँ तक किया जाना है, क्या करना है, वो सारे रूल रेगुलेशन के अनुसार ही किए जाते हैं, जिससे पर्यावरण को क्षति न हो। जो वहाँ पे सड़कें होती हैं, उनका कितना चौड़ीकरण करना है जिससे पर्यावरण संरक्षण डिस्टर्ब न हो या किसी भी तरह से जैव विविधता को नुकसान न हो, तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब किन चीज़ों की अनुमति होती है? जो वहाँ पे एग्रीकल्चर जो चल रही है, उस तरह की एग्रीकल्चर पर किसी तरह का रोक नहीं होता है, बागवानी पर किसी तरह का रोक नहीं होता है। जो जैविक खेती होती है, जिस पे पेस्टिसाइड वगैरह उपयोग नहीं किया जाता है, उस तरह की जो खेती होती है उस पर भी कोई रोक टोक नहीं होती है। जल संरक्षण पर भी कोई रोक टोक नहीं है, मतलब आप अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं जिससे जल संरक्षण हो, तो जल संरक्षण के संदर्भ में भी कोई रोक टोक नहीं है, तो आप लगा सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सोलर एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारे एनर्जी पर इस क्षेत्र में काम किए जा सकते हैं। हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। हरित प्रौद्योगिकी का मतलब है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो पर्यावरण हितैषी हो, तो उस तरह के प्रोजेक्ट को यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। अब पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में दो कमेटियों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, या कौन सी ऐसी कमेटी गठित की गई थी जो पर्यावरण संरक्षण या इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में गठित की गई थी। तो इसमें एक कमेटी थी माधव गाडगिल कमेटी और एक थी कस्तूरी रंगन कमेटी। माधव गाडगिल कमेटी ये पश्चिमी घाट, जो केरल वाला जो एरिया है, भारत का जो केरल का एरिया है, वो पश्चिमी घाट के रूप में जाना जाता है। केवल केरल ही नहीं, उसके साथ में जो सीमाएं लगी हुई हैं तमिलनाडु, कर्नाटक के जो क्षेत्र हैं थोड़े थोड़े, वो सारे आते हैं। तो इसमें पश्चिमी घाट के संदर्भ में माधव गाडगिल कमेटी ने कहा था कि जो इको सेंसिटिव जोन हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया था। तो लगभग 142 तालुकाओं को इको सेंसिटिव जोन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के रूप में इन्होंने परिभाषित किया था। जो इको सेंसिटिव जोन थे वो फर्स्ट में ऐसे क्षेत्र थे जहां बांधों के निर्माण पर रोक लगी थी। इको सेंसिटिव फर्स्ट और सेकंड में जो प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग थे, जैसे कोयले आधारित उद्योग थे, उन पर रोक लगी थी। अब हुआ क्या कि जो माधव गाडगिल कमेटी थी, उसने वहाँ की जो वास्तविक परिस्थितियाँ थी उसको मतलब आकलन करने में असफल रही, जिसकी वजह से कस्तूरी रंगन कमेटी का गठन किया गया था बाद में। तो कस्तूरी रंगन कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि जो पश्चिमी घाट का जो एरिया है उसका एटलीस्ट 37% एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देना चाहिए। इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देना चाहिए। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर 37% एरिया को, पश्चिमी घाट के 37% एरिया को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित करना चाहिए। तो ये कस्तूरी रंगन कमेटी थी। अब बात कर लेते हैं कि पारिस्थितिकी संवेदनशील जो क्षेत्र होते हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इको सेंसिटिव जोन जो होते हैं वो शहरी और विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव को कम करते हैं। जाहिर सी बात है कि जो ये वाला एरिया इको सेंसिटिव जोन होता है, तो यहाँ पर जो विकास से संबंधित कार्य होते हैं वो कुछ जो है कार्य ऐसे होते हैं जो यहाँ पे नहीं किए जा सकते हैं। तो यही है कि शहरी और विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव को कम करते हैं। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र इन सीटू या स्वस्थाने के अंतर्गत आते हैं या संरक्षण प्रदान करते हैं या सहायक होते हैं। मानव पर संघर्ष को कम करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें सही हैं। अब देख लेते हैं कि जो भारत में मेजर इको सेंसिटिव जोन हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये जो ब्लैक दिखाई पड़ रहा है वो सारे क्षेत्र जो है आपके मेजर इको सेंसिटिव जोन के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें आपका ओखला पक्षी अभ्यारण्य है, ये आपका नोएडा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य ये हरियाणा में है। करनाल पक्षी अभ्यारण्य ये मुंबई में है, महाराष्ट्र में। और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। वेस्टर्न घाट ये आपका पश्चिम क्षेत्र में पड़ जाता है। बादीपुर ये कर्नाटक में है, टाइगर रिजर्व भी है ये। पुलिकट झील ये आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, ये दोनों जगह पड़ता है, तमिलनाडु में भी पड़ता है, आंध्र में भी पड़ता है। तो ये मेजर इको सेंसिटिव जोन थे। अब आइए देख लेते हैं इस पर जो प्रश्न हैं वो किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस तरह के प्रश्न आने की संभावना है, तो वो सारे देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जीवमंडल या बायोस्फीयर के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो ये सीक्वेंस लगाना है, तो कौन सा सीक्वेंस सही है। तो इसमें
सबसे जीव से जनसंख्या बनता है, जनसंख्या से परिस्थिति तंत्र बनता है, परिस्थिति तंत्र से जीवमंडल बनता है। तो ये सीक्वेंस आपका डी होगा। दूसरा प्रश्न है, प्रवालों के विभिन्न वर्णों, आकृतियों तथा आकारों में विविधता को कहा जाता है। तो ये आपका प्रश्न है कि जो प्रवाल होते हैं, प्रवालों के विभिन्न वर्णों, आकृतियों तथा आकारों में विविधता को कहा जाता है। तो ये आनुवांशिक विविधता कहा जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तीसरा प्रश्न है। तो ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। ये प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है इस परीक्षा में। चौथा प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? तो जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, जैव विविधता वहीं पे सर्वाधिक पाई जाने की संभावना रहती है। तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है पांचवा, संगाई हिरण की एक संकटापन्न प्रजाति है। बिल्कुल सही है। ये मणिपुर में पाई जाती है। केमलामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, उद्यान है, वहाँ पे पाई जाती है। तो संगाई हिरण, ये इसको डांसिंग हिरण भी बोला जाता है, डांसिंग डियर के रूप में भी ये जानी जाती है संगाई हिरण। तो इसमें, और ये मणिपुर में पाया जाता है। वहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है केबो लामजाओ करके, तो यहाँ पर ये पाया जाता है। तो इस कथन के अनुसार दोनों आंसर इसमें सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन से हैं? तो सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र हमने आपको बताया कि वो पश्चिमी घाट हैं, जो कि कस्तूरी रंगन कमेटी गठित किया गया था, तो संरक्षण प्रदान करने के लिए ही किया गया था जैव विविधता को ही। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है? तो ये वायनाड है, केरल में उसको घोषित किया गया है। तो आंसर बी होगा। इको सेंसिटिव जोन किस अधिनियम के अंतर्गत घोषित किए जाते हैं? तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत घोषित किए जाते हैं। 9वां प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण रणनीति के अनुसार इको सेंसिटिव जोन कितने किलोमीटर के आसपास तक फैला होता है? तो ये आपको बताएं कि 10 किलोमीटर होता है एरिया, तो 10 किलोमीटर है। तो ये वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव संरक्षण रणनीति के अंतर्गत है। ये आप लोग ये याद रखिएगा। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि 10 किलोमीटर जो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है वो किस संरक्षण या रणनीति के तहत घोषित किया जाता है? तो वन्य जीव संरक्षण रणनीति के तहत 2002 के तहत घोषित किया जाता है। वेटलैंड राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये आपका दक्षिणी डकोटा में है, ये आपका अमेरिका में पड़ता है। ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो ये पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन इसमें आंसर हो जाएगा। अब अगर देखेंगे तो भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, तो इसमें जैव विविधता का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। 12th नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक होती है? तो वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके वास क्षेत्र में संरक्षण को कहा जाता है? तो ये स्वस्थानी कहा जाता है, मतलब जहाँ पर वो वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं वहीं पर उनको संरक्षण दिया जाए। 14 नंबर प्रश्न है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, ये स्तनधारी होता है और ये तमिलनाडु में पाई जाती हैं। तमिलनाडु में इनके संरक्षण के लिए तमिलनाडु के पास में ही एक डुगोंग अभ्यारण्य के रूप में बनाया, डुगोंग समुद्री अभ्यारण्य ऐसे करके कुछ बनाया जा रहा है। नवीन विकसित विज्ञान 15 नंबर का क्वेश्चन है, नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है? तो ये जैव प्रौद्योगिकी है, इसमें आंसर जैव प्रौद्योगिकी होगा, क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी जो है
मतलब ये नवीन विकसित विज्ञान की एक धारा है। तो अभी इसमें बहुत बहुत ज़्यादा खोज करने की ज़रूरत है कि ये पर्यावरण के लिए किस हद तक जो है मतलब जैव विविधता के लिए खतरा पैदा कर सकती है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील क्षेत्र माने जाते हैं। उत्तेजनशील क्षेत्र का मतलब है कि सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में भारत में जैव विविधता पाई जाती है। तो ये आपका पूर्वी हिमालय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं और पश्चिमी घाट में भी पाए जाते हैं। तो जैव विविधता भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट, फिर पूर्वी हिमालय बेल्ट में पाए जाते हैं। तो इसके अनुसार एक और थर्ड जो है आंसर होगा। तो इस हिसाब से 20 का उत्तर होगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। माधव गाडगिल समिति किस लिए गठित किया गया था। हमने बताया था कि पश्चिमी घाटों के संरक्षण के संदर्भ में गठित किया गया था, तो ये सही है। इंचेती श्रीनिवासन समिति, ये हमने नहीं बताया था, और ये राष्ट्रीय खेल कोड के संदर्भ में गठित किया गया था। कस्तूरी रंगन कमेटी पश्चिमी घाटों के संरक्षण, ये दोनों माधव गाडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति दोनों जो है ये इको सेंसिटिव जोन को के संदर्भ में पश्चिमी घाट के संदर्भ में गठित की गई थी। तो इसके अनुसार आंसर 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला है, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं। तो इको सेंसिटिव जोन वे क्षेत्र जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, हमने बताया था कि ये 1986 के अंतर्गत घोषित किया गया था, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, इसी में इको सेंसिटिव जोन की घोषणा का उद्देश्य उन क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाना है, ऐसा नहीं है, बहुत और कई सारी चीज़ों पर रोक रहती है। तो इस हिसाब से दूसरा भी गलत है। तो आंसर इसमें हो जाएगा न तो 1 न तो 2। अगला प्रश्न है 19, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो कौन कहाँ पे पाया जाता है, किस क्षेत्र में, वो है। तो जो कस्तूरी मृग है वो बृहद हिमालय में पाई जाती है। आपका एक ए का 4th हो जाएगा, तो इस हिसाब से आंसर डी हो जाएगा। जो गिबन कपी है वो गारो खासी जयंतिया जो मेघालय में पाई जाती हैं, पर्वत पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। श्याम मृग आपका थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। गौर ये समुद्री तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये आपका पारिस्थितिक के संवेदनशील क्षेत्र क्या था और इससे किस तरह के प्रश्न बन सकते थे, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी, उसके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। और परीक्षा वन दरोगा की हमने आपको बताया कि ये अप्रैल लास्ट के में 15 अप्रैल के बाद और 30 अप्रैल के बीच में होने की संभावना प्रबल है। तो हम लोग एक एक वीडियो देखते रहेंगे। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जल्द ही अगले टॉपिक पर वीडियो आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।